लाली को हाँ करनी ही होगी। अब तो मुझे बताओगी कि वो आदमी कौन था? क्या सच में वो पति है तुम्हारा? लेकिन तुमने इतने बुढ़े इंसान से शादी क्यों की? मेरा मतलब है वो तो तुम्हारे बाप की उम्र का लग रहा था। आखिर लतिका जी ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए अपने सवाल पूछ ही लिए। लाली का शक सही नहीं निकला। लतिका जी ने तो घर पहुंचने तक का भी इंतजार नहीं किया। अस्पताल से घर की तरफ जाते हुए ही उन्होंने लाली से ये सवाल कर दिया। लाली ने उन्हें एक नजर देखा और फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। कई बार होता है जब आप झूठ ना बोलना चाहें और सच बता भी ना पाए तो आप खामोश रहना बेहतर समझते हैं। लाली ने भी वही किया। लतिका जी ने कुछ वक्त तो उसके जवाब का इंतजार किया, लेकिन जब देखा कि वो अब भी सवाल को टालने की कोशिश कर रही है तो एक तंज भरी हंसी हंसते हुए बोली, शायद ये सच भी हो कि वो वाकई तुम्हारा पति ही हो। गांव का ही सही, लेकिन दिखने में तो कोई अमीर घराने का ही लग रहा था। तो हो सकता है तुमने उससे पैसे के लालच में ही शादी रचाई हो और अब कोई और पसंद आ गया होगा जिसके लिए तुम उस आदमी से दूर भागना चाह रही हो, है ना? लतिका जी के लहजे में इतनी काट थी कि लाली ने एकदम से पलटकर उन्हें देखा। उसकी सूजी हुई आंखों में एक अनकही सी शिकायत उभर आई थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस बेइज्जती का कड़वा घूंट पीकर रह गई। और वो भला कह भी क्या सकती थी? सीधे ना सही, दूसरे तौर पर ही सही, नंदराय से उसकी शादी तो सच में पैसे के लिए ही हुई थी ना। फर्क सिर्फ इतना था कि ये शादी लाली ने अपनी मर्जी से नहीं की थी, बल्कि उसने बापू के कर्ज के बदले उन्हीं की मर्जी से खुद को नंदराय को सौंप दिया था। वैसे कितनी कम उम्र है तुम्हारी, और इतनी कम उम्र में ही तुमने काफी अच्छे से सीख लिया यूं ऐसे मर्दों को रिझाना, उन्हें फंसाना। लेकिन एक बात कहूं, तुम ये सपना देखना छोड़ दो कि तुम पाहूजा साहब को अपने जाल में फंसा लोगी। मैं ये कभी होने नहीं दूंगी। वो भले ही तुम्हारे इशारे पर नाच रहे हो, मगर सिर्फ तब तक जब तक मैंने चाबी नहीं घुमाई। जिस दिन मैंने इस मैदान से तुम्हें निकाल फेंकने की ठान ली ना, उस दिन तुम और तुम्हारे ख्वाब कुछ भी नहीं बचेंगे। लतिका जी ने खूंखार लहजे में ये सब कहा, जबकि लाली ये सुनकर बिल्कुल चौंक सी गई थी। उसका दिल चाहा कि उन्हें कह दे, जब मुझसे इतना ही डर है तो फिर मुझे अपने घर क्यों लेकर जा रही है? लेकिन वो चाह कर भी अभी ऐसा कुछ भी नहीं कह सकती थी जिससे लतिका जी के नाराज होने का डर था। पति के बारे में तो ऐसे बातें कर रही है जैसे पति ना हो, कोई खिलौना खरीद लिया हो इन्होंने। इन अमीर लोगों के मर्दों की क्या यही इज्जत रहती है उनकी पत्नियों की नजर में? उसने मन ही मन में सोचा और फिर बोली, मेरा पाहूजा साहब से ऐसा कोई मतलब नहीं, इसलिए आप ऐसा सोचिए भी मत। उसने धीरे से जवाब दिया, तुम मेरे सोचने की फिक्र मत करो, मुझे जो सोचना होगा वो मैं सोचूंगी ही, लेकिन तुम बस अपनी सोच को कंट्रोल में रखना। कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा ऊंची उड़ान भरने के चक्कर में तुम जमीन पर ही आ गिरो। लतिका जी उससे और भी कुछ सुनाती, उससे पहले ही ड्राइवर ने कार रोक दी। पाहूजा मैंशन आ चुका था। उन्होंने कार से उतरने से पहले रुकते हुए कहा, और एक बात, ये जो कुछ भी रास्ते में हुआ था इसके बारे में पाहूजा साहब या सुजॉय को कुछ भी बताने की बेवकूफी मत करना, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। कहकर लतिका जी ने अपनी तरफ का दरवाजा खोला और तेजी से अंदर की तरफ बढ़ने लगी। इधर लाली ने अपनी तरफ का दरवाजा खोल तो लिया था, लेकिन पैर में घाव होने की वजह से उसका बिना सहारे के चलना मुश्किल था। थोड़ी दूर जाने के बाद शायद इस बात का लतिका जी को भी एहसास हो गया था कि लाली खुद से अंदर नहीं आ सकेगी। उन्होंने कुछ झुंझुलाते हुए खुद से ही कहा, ओह गॉड, मैंने भी क्या मुसीबत मोल ले ली है।
फिर उन्होंने वहीं से एक नौकरानी को आवाज देकर बुलाया और उसे लाली को सहारा देकर अंदर लाने के लिए कहा। लतिका जी जैसे ही अंदर आईं, सामने ही सुजॉय और पाहुजा साहब उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने नौकरानी को लाली को उसके कमरे में पहुंचाने के लिए कहा और फिर खुद भी अपने कमरे में जाने लगी। तभी पाहुजा साहब ने उन्हें टोकते हुए कहा, ये सब क्या है लतिका, तुम्हें इतनी देर कहाँ लग गई? और फिर लाली के पैरों में ये चोट कैसी है? लेकिन लतिका जी भी अभी किसी भी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं थी, इसलिए उन्होंने बिना रुके ही कहा, मुझे एक पार्टी में जाना है, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हूँ, मुझे आने में देर हो जाएगी, सो आप लोग डिनर कर लेना। और हाँ, लाली से कुछ पूछने की कोई जरूरत नहीं है, उसे चोट लगी है, डॉक्टर ने उसे दवाई लेकर आराम करने को कहा है, सो अब कल सुबह ही बात करते हैं। कहती हुई वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं। हालांकि उन्हें अच्छे से पता था कि अभी दोनों बाप बेटे सारी बात जानने के लिए कितने परेशान होंगे, लेकिन लतिका जी ने भी अभी तय नहीं किया था कि उस पूरी घटना में से पाहुजा साहब और सुजॉय को क्या बताना है और क्या नहीं। इसलिए फिलहाल के लिए उन्होंने दोनों को टाल दिया था। पीछे सुजॉय और पाहुजा साहब सवाल भरी नजरों से एक दूसरे की तरफ देखते रह गए। जहां सुजॉय जल्द से जल्द लाली से बात करके मिस्टर शाह की डील पक्की कर लेना चाहता था, वहीं पाहुजा साहब इस बात को लेकर परेशान हो रहे थे कि आखिर लाली को वो चोट कैसे लगी। रात घिर आई थी। पुलिस स्टेशन में उस वक्त इंस्पेक्टर और 2 हवलदारों के अलावा कोई भी नहीं था। जेल के बंद कमरे से चीखने की आवाज आ रही थी। देख, मैं कह रहा हूँ, बता दे कि तू उस लड़की को कहां से उठाकर लाया था, वरना रात भर में इतनी पिटाई करूंगा कि कल सुबह तक बचेगा नहीं तू। इंस्पेक्टर की मार से नंदराय की हालत खराब हो चुकी थी। उसने रुआंसी आवाज में कहा, साहब मेरा यकीन करो, वो बीवी है मेरी, गांव से भागकर आई थी, मैं उसे शहर ढूंढने आया था। फिर वही कहानी, सुबह तक का वक्त दे रहा हूं तुझे, सब सच सच बता दे तो मामला यहीं रफा दफा हो जाएगा। एक बार मैडम ने आकर रिपोर्ट लिखवा दी ना तो फिर लंबे चक्कर में पड़ जाएगा तू। इंस्पेक्टर ने इतना कहा और सिगरेट सुलगाता हुआ उस कमरे से बाहर निकल गया। पीछे नंदराय ने एक जोर का मुक्का सामने वाली दीवार पर मारा और घुर्राते हुए बोला, साली कुतिया, ये सब तेरी वजह से हो रहा है, तुझे तो मैं देख लूंगा, और इस बार तू जब मेरे हत्थे चढ़ेगी ना तो इस बार तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। वो रात नंदराय ने यूं ही करवटें बदलते हुए काटी। वो तो अच्छा हुआ कि सुबह सुबह मुकेश उससे मिलने आ पहुंचा। मैंने वकील साहब से बात कर ली है, उन्होंने मामला तय कर लिया है, बस कुछ ही देर में तुझे ले चलेंगे यहाँ से, तू फिक्र मत कर। लेकिन नंदराय कुछ और ही ख्याल में खोया हुआ था। उसने शून्य में निहारते हुए कहा, वो मैडम कौन थी, तू जानता है मुकेश? मुकेश ने उसका सवाल सुनकर कहा, भाई पूरे बंबई में करोड़ों लोग रहते हैं, मैं हर किसी को तो नहीं जान सकता ना। नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो मैडम कोई रईस सी लग रही थी, और फिल्म लाइन में होने की वजह से तेरा रईसों से तो वास्ता पड़ता रहता है ना। मुकेश ने जवाब दिया, नहीं भाई, मैं नहीं जानता उस औरत को, बल्कि मैं तो बस ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि आखिर वो 2 टके की गांव की गंवार की उस मैडम से कैसे जान पहचान हो गई। जितने अच्छे उसने कपड़े पहन रखे थे, उसे ये तो कहीं से नहीं लगता कि उन मैडम ने उसे घर के काम के लिए रखा होगा, और इतनी तो पढ़ी लिखी वो छोरी है ही नहीं कि कोई उसे किसी दूसरी नौकरी में ले लेगा। मुकेश ने कहा तो जैसे नंदराय भी सोचने पर मजबूर हो गया। और सोचने वाली बात ये भी है कि भले ही वो मैडम लाली को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी आंखों में लाली के लिए कोई प्यार या दया न थी, बल्कि एक उलझन सी थी। उस पर वो लाली से बात भी ऐसे कर रही थी जैसे कि उससे चिड़ी हुई हो। ए भाई, तू ना अभी ज्यादा जासूस का बाप मत बन, वो
वो जो कोई भी थी उस छोरी को कैसे जानती है और कहाँ लेकर गई, ये सब सोचने की बजाय अपने छूटने के लिए भगवान से प्रार्थना कर। बड़ी मुश्किल से ये एक वकील मिला है जो इंस्पेक्टर साहब का खास दोस्त है, वरना मालूम नहीं था कि और कितने दिनों तक तुझे इस घटिया सी जगह में रहना पड़ता। कहते हुए उसकी नजर बाहर दरवाजे की तरफ चली गई। सामने से वकील को आता हुआ देखकर उसने कहा, ले वकील साहब आ गए। तभी इंस्पेक्टर की नजर भी मुकेश पर पड़ी तो इंस्पेक्टर ने रौबदार आवाज में कहा, कल तो तू कह रहा था कि तू बस इसके लिए ऑटो चला रहा है और आज अपने जिगरी को थाने से छुड़ाने के लिए वकील लेकर आ गया। मुकेश ने भी झेपते हुए कहा, नहीं साहब, इसके घर वालों ने बड़ी मिन्नतें की तो मैं वकील लेकर यहाँ आ गया, क्योंकि सारी बातें मेरे ही सामने की थी ना, तो मुझे आना पड़ा। मुकेश ने बहाना बनाते हुए झूठ गढ़ा। कुछ ही देर में नंदराय को छोड़ दिया गया। इंस्पेक्टर ने नंदराय के जाते जाते कहा, देख नंदराय, मुझे नहीं पता तुम दोनों में से सच कौन बोल रहा था, लेकिन अपनी तरफ से एक सलाह जरूर दूंगा कि अब जितने भी दिन बंबई में रहने का इरादा है सोच समझ कर रहना, वरना जिन लोगों से तूने दुश्मनी मोल ली है वो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। तूने एक और गलती की तो इस बार कोई तुझे जेल जाने से रोक नहीं पाएगा। मुकेश ने जल्दी से इंस्पेक्टर साहब के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं करेगा साहब, अब कुछ भी नहीं करेगा, मैं इसे समझा बुझा कर रखूंगा ना। कहकर मुकेश नंदराय को लिए वहां से जल्दी में निकल गया। नंदराय ने बाहर निकलते ही रुकते हुए कहा, एक मिनट मुकेश। कहकर उसने उसे रुकने का इशारा किया। अब क्या हुआ भाई, जल्दी चलना। लेकिन नंदराय ने वहीं रुककर मुकेश को एकदम से गले लगाते हुए कहा, धन्यवाद भाई, आज तूने दोस्ती का हक अदा कर दिया। मुकेश ने उसकी पीठ थपकते हुए कहा, तेरे लिए कुछ भी यार, आखिर तू मेरे बचपन का दोस्त है। वहां से निकलकर दोनों घर की तरफ चल निकले। लेकिन नंदराय के मन में बस एक ही सवाल कौंध रहा था, आखिर वो मैडम कौन थी और लाली से उसका क्या वास्ता था। पिछली रात सुजॉय और पाहुजा साहब दोनों को ही ढंग से नींद नहीं आई थी। एक तरफ तो मिस्टर शाह की उस डील का प्रेशर था और दूसरी तरफ लाली की हालत याद करके मन में उठ रहे ढेरों सवाल। यही वजह थी कि आज दोनों बाप बेटे नाश्ते की टेबल पर कुछ पहले ही पहुंच गए थे। लतिका जी जब जिम से वापस लौट रही थी तो उन्हें सामने देखकर कुछ हैरान सी हो गई। उन्होंने कलाई पर बंधी अपनी खूबसूरत सी घड़ी में समय देखा तो अभी 8 ही बजे थे। क्या बात है, आज सूरज काफी पहले उग गया लगता है। दोनों के दोनों आज इतनी जल्दी उठ गए। कहते हुए वहीं बैठ गई। उनके बैठते ही सुजॉय ने बेचैनी से कहा, माँ, क्या आप अब हमें बताएंगी कि कल क्या हुआ था? लतिका जी ने होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए हुए देखा तो पाहुजा साहब भी खींचते हुए बोले, ओह कम ऑन लतिका, जो भी बात है प्लीज बताओ हमें। अभी हमें लाली से मिस्टर शाह की डील के बारे में भी बात करनी है। पाहुजा साहब की बात सुनकर लतिका जी को एहसास हो गया था कि अब बात को खींचना सही नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने सामने रखे ग्लास में जूस डालते हुए जवाब दिया, कल वो पुराने मोहल्ले वाले घर से गायब हो गई थी। फिर जब मैं वहां पहुंची तो मैंने उसे वापस लौटते हुए देखा और वहीं सड़क से उसे 2 गुंडे उठाकर भागने लगे। मैंने गाड़ी का पीछा करते हुए पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर उसे उन गुंडों से छुड़ा लाई। उसके पैरों में चोट लगी हुई थी तो मैंने हॉस्पिटल जाकर उसकी पट्टी करवा दी। That's it। कौन थे वो गुंडे, कुछ पता चला? सुजॉय ने पूछा तो लतिका जी ने कहा, हमें आम खाने से मतलब होना चाहिए, ना कि गुठलियां गिनने से। हमारे लिए इतना काफी नहीं है कि हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। हाँ, बस उसे इस डील के बारे में इस तरह बताना है कि उसे सिर्फ इसमें फायदा ही दिखे। इस डील से हमें क्या मिलेगा ये उसके सामने जाहिर करने की कोई जरूरत नहीं है। मत भूलो कि अभी उसने हाँ नहीं कहा है।
पाहुजा साहब का ऐसा कहना सुजॉय और लतिका जी दोनों को ही बुरा लग गया। इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो डैड? उसे हाँ करना ही होगा, क्योंकि उसके पास ना करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। और एक बात, हमारा उससे बस यहीं तक मतलब रहेगा। हमारा फायदा निकल जाने के बाद लाली कहीं भी जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं रखना है। कहते हुए सुजॉय ने एक आहट सुनी तो पीछे मुड़कर देखा। सामने सीढ़ियों पर लाली खड़ी थी। उसे सामने देखकर तीनों के तीनों ही कुछ घबरा से गए कि कहीं लाली ने उनकी बातें तो नहीं सुन ली, कहीं अब वो इस डील के लिए मना न कर दे।